दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया और इतनी ज़्यादा विशेष इतना ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन बोला। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं आप सब लोगों को दिल से। सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार मेरे को दिया। ये आप देख रहे होंगे, ये आपकी भाभी जी हैं और ये हमारी इंगेजमेंट हुई है 15 जैन को। परसों हमारी इंगेजमेंट हुई है। एक नई लाइफ का जो चैप्टर है वो स्टार्ट होने जा रहा है और बहुत ही जल्द शादी होने वाली है। तो लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि आप लोगों की चीज़ें कम हो जाएंगी, ये डबल होने वाली हैं। आप लोगों की ये सपोर्ट ही करने वाली हैं, ना कि आपका टाइम ये ले लेंगी, बल्कि हमें और ज़्यादा टाइम देंगी, जिसके चलते हम और अच्छे से आप लोगों के टारगेट्स हों या गाइडेंस सेशंस हो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो गाइज बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। और सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है, अच्छा मैं आप लोगों से कुछ सजेशन भी लेना चाह रहा हूँ और उसके बारे में बात करूँगा। उससे पहले ये आप देख सकते हैं, यहाँ ये हमारी इंगेजमेंट की कुछ पिक्स हैं और बाकी सारी चीज़ें भी आप लोगों से मैं बात करता हूं। अभी फ़िलहाल सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत अच्छा आप लोगों के साथ हुआ कि भैया आप लोगों का जो सिलेबस है वो बहुत अच्छे टाइम से ख़त्म हो रहा है। ये हमारा टारगेट डेट 23 है। चलिए इसके बारे में बात करेंगे। देखिए हमारा जो सबसे अच्छे टाइम से तो आप लोगों का सिलेबस ही एंड हो रहा है, क्योंकि इस समय हमारी केमिस्ट्री जो 9th वाली है वो निपटने वाली है। आज हमारा लास्ट डे है उसका और उसके बाद फिर हम 10th की केमिस्ट्री के जो 5 चैप्टर्स हैं उन पे टूटेंगे और बस हो गया काम। उससे ज़्यादा करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, हमारा पूरी तरीके से सिलेबस निपट लेगा। और ये एक बेस्ट टाइम है आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट होने का। वैकेंसी से पहले अगर किसी बंदे का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है तो उससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी किसी और के लिए नहीं होगी। फिलहाल मैं आप लोगों से एक सजेशन चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे, देखिए एक्चुअल में क्या है कि हमारी शादी की जो है, शादी की, इंगेजमेंट की, मेहंदी, हल्दी, इतने सारे फंक्शंस होते हैं तो उसके बहुत सारी चीज़ें वीडियोस वगैरह रहेंगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि भैया इस चैनल पे मत डालो क्योंकि ये एजुकेशन से रिलेटेड चैनल है, तो आप इस पे मत करो। जो आपका ब्लॉग वाला चैनल है आप उस पर कर लो, जिससे कि वीडियो मिक्स ना हो। और यही मेरे को किसी और ने भी सजेशन दिया, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग हमें सिर्फ ये सजेस्ट करें कि क्या नाम रखना चाहिए। इसके लिए मैं आप लोगों से ओपन पोल भी करवाऊंगा। मेरा नाम तो आपको पता ही है, भाभी जी का नाम आपकी नीलम है, तो उस हिसाब से हम लोगों का जो क्या होना चाहिए नाम, जो दूसरा वाला चैनल है अपना ब्लॉग्स वाला, उसका नाम चेंज करना चाह रहे हैं बस। तो आप उसको बता दीजिए कि गुरु नीलू सही रहेगा या इस फॉर्म में सही रहेगा, या गुरनील अच्छा लगेगा, या गुरु नील अच्छा लगेगा, या नीलम गुरु अच्छा लगेगा, या नील गुरु अच्छा लगेगा। इसका सजेशन मैं आप लोगों से चाहता हूं, क्योंकि आप हमारी फैमिली हैं। मैंने अपनी भतीजी का नाम भी आप लोगों से सजेस्ट करके ही रखा था, ओपन पोल कराया था, जिसमें सबसे ज़्यादा वोट आए थे वो वाली चीज़ हमने प्रीफर की थी और बहुत अच्छा लगा। फिलहाल मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है और बहुत अच्छे से, भगवान की असीम कृपा है जो ये सारे काम बहुत अच्छे से हो गए हैं। इंगेजमेंट निपट गई है, अब हम अपनी पढ़ाई की तरफ चलते हैं। अच्छा, हमारा रिंग प्लेटर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये हमारा रिंग प्लेटर है। ये देखिए ये हमारा रिंग प्लेटर है। ये देखिए आप, ये देख लीजिए, ये हमारा रिंग प्लेटर है। ये देखो आपकी भाभी जी का नाम है। बस इसी नाम का आप लोगों को बताना है कि क्या नाम होना चाहिए। तो गाइज़ आई होप कि आप लोग चीज़ें समझ गए हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। बाकी चलिए, क्योंकि ना इस पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा, अदरवाइज़ मुझे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मेरा तो इतना बढ़िया ये है, इसी पे सारी चीज़ें मैं अपलोड करता रहूँगा। और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, मैं इसलिए अपलोड नहीं, एक बात और, बच्चों को लगता होगा कि भैया ये ऐसे कर रहे, मैं इसलिए अपलोड करता हूँ कि मेरी खुद की मेमोरीज़ बनी रहें। उसमें अगर हमारी मेमोरीज़ हैं हमारे पास, अगर हम देखिए इतना डेटा स्टोर करना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। सिर्फ इंगेजमेंट का डेटा मेरा 100 GB है, सिर्फ इंगेजमेंट का डेटा 100 GB। अच्छा, कुछ बच्चे फिर कहेंगे भैया मेहंदी भी दिखा दो। ये देखो मेहंदी, ये मेरी मेहंदी है, घर पे ही लगाई है मैंने, लगवाई है, मतलब मेरी सिस्टर ने लगाई है। ये मेरी भाभी जी ने, ये मेरी सिस्टर ने, ठीक है, ये मेहंदी है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे फिर बाद में। चलिए, ये हमारा फंक्शन इंजॉयमेंट हुआ। अब हम चलते हैं अपने टारगेट की ओर। अगर आप बाकी डिटेल्स वीडियोस चाहते हो कि सारी की सारी वीडियोस अपलोड की जाए, तो आप फिर पहले इसको सजेस्ट कर दो, फिर इसी पे आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपको कहीं भी एजुकेशन वाले चैनल से रिलेटेड मैं नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए इससे हम बचते हैं। आज हमारा टारगेट डेट 23 और आपका केमिस्ट्री का एंड होने वाला है। तो चलिए इस चीज़ को हम देखते हैं कि किस तरीके की हमारी चीज़ें होंगी।
ये रहा हमारा टारगेट डेट 23। तो इस चीज़ को आप देखिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, देखो यूपी पुलिस वाले बच्चे भी कह रहे हैं कि भैया बीच में छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, मैंने आप लोगों को बताया है और आज एक वीडियो और दूंगा मैं यूपी पुलिस के लिए। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, जीके, एएलपी और जेई ग्रुप डी स्टूडेंट के लिए ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं करनी है, ये ख़त्म नहीं होगी, ज़िंदगी भर चलती रहेगी ये। लेकिन आपको जितना करना था वो लगभग हो चुका है, और अगर कुछ बचेगा तो वो टॉपिक्स की मैं अलग से वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। इसलिए इसके ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। जैसे ही वैकेंसी आएगी, पेपर से 1 महीने पहले हम लोग एक स्पीडी की बुक को मार्क करके दे देते हैं आप लोगों को, उससे ही आप लोगों को ज़्यादातर चीज़ें करनी होती हैं और मैक्सिमम चीज़ें करंट अफेयर्स की वहीं से फंसती हैं। तो फिलहाल ये आप लोगों की चीज़ें हैं। इंपॉर्टेंट अवार्ड हमारे चल रहे हैं, तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा रेमन मैग्सेसे अवार्ड है, और ग्रैमी अवार्ड बहुत ज़्यादा फेमस है म्यूज़िक के लिए। तो इस अवार्ड से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कई बार पूछे गए हैं रेलवे के अंदर, इसलिए ये डाला है। और 68वां फिल्म फेयर अवार्ड है। अब देखो इसमें ना बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार मैं किसे याद करूं क्या ना करूं। देखिए सबसे पहले तो आप याद करिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या है। जैसे कि सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा कि ऑस्कर अवार्ड था, यहाँ ऑस्कर अवार्ड लिख लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने लिख लिया, जैसे ये मान लो क्या है, फिल्म फेयर अवार्ड है, ये सारे फिल्मों के क्षेत्र के हैं, ठीक है। इसलिए नेशनल फिल्म अवार्ड है, इन्हें ऐसे लिख लीजिए सबको, नेशनल फिल्म अवार्ड। फिर यहाँ इस तरीके से एक टेबल बना लीजिए, तभी याद होंगे। अगर आप वैसे याद करोगे जिंदगी में कभी याद ना होंगे, भूल जाओगे। इस तरीके से टेबल बनाइए, ये टेबल देख लो, सारे अवार्ड याद करने की ये टेबल है। बेस्ट ऑस्कर अवार्ड यहाँ पे लिखिए बेस्ट एक्टर, ठीक है। ये तरीका है एक चीज को करने का। यहाँ पे उस एक्टर का नाम, ऑस्कर अवार्ड किस एक्टर को मिला है, एक्ट्रेस यहाँ लिखिए, यहाँ डायरेक्टर लिख लिए, ये ही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और यहाँ मूवी का नाम लिखिए जो मूवी है, या मान लीजिए यहाँ मूवी का कॉलम बना लीजिए। सबसे पहला कॉलम मूवी का बना दीजिए कि कौन सी मूवी को मिला है, कि ऑस्कर अवार्ड किस मूवी को मिला है, फिर उसका बेस्ट एक्टर कौन है, बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, और डायरेक्टर कौन है। ये ही 4 सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं इन सारे अवार्ड के अंदर। तो इस तरीके की टेबल बनाइए, फिर फिल्म फेयर रखिए, कंपेयर करके, मतलब कंपेयर जब आप इस चीज को कर लोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। तो ये एक बेस्ट तरीका है अवार्ड को याद करने का। चलिए अब बात करते हैं, इस चीज का जरूर से जरूर ध्यान रखा करो कि कौन सा पूछा है, 68वां। ये नंबर जरूर से जरूर याद रखा करो, ये नंबर भी पूछ लेता है कि इस बार फिल्म फेयर अवार्ड का कौन सा सीजन था, तो 68वां। तो ये याद, इससे क्वेश्चन सही होते हैं क्योंकि वहां दिया हुआ होगा 68वां। अब मान लो वहां 69th दिया, आपने वो वाला कर दिया तो फिर गलत हो जाएगा। इसलिए इसका नंबर भी याद होना चाहिए आपको कि 68वें की बात हो रही है, 69वें की बात हो रही है। कई बार 22, 23, 24 में गलती कर देते हैं, तो ये वाली चीज अगर याद होगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इस चीज का आप ध्यान रखें। और जो बड़े अवार्ड हैं वो जरूर से जरूर याद कर लें क्योंकि वहां से आने की संभावनाएं पूरी रहती हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात और मेरे भाई, कि आप इतना जरूर करें कि इस लिस्ट को अपडेट करते रहें। ये नहीं है कि मैंने 65वां करा दिया, आप 66वां आ गया तो आपने 66वां छोड़ दिया, फिर 66वां ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये कम इंपॉर्टेंट है, फिर ये नहीं है किसी चीज का। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। बाकी ये अवार्ड है जो मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड है, ये आप लोगों के स्टैटिक जीके के टारगेट में है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं ये जो आते हैं। बाकी नोबेल आपका हो गया, ऑस्कर हो गया, उसको तो छोड़ो। अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यास सम्मान पूछा जाता है, सरस्वती सम्मान पूछा जाता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड पूछा जाता है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल। देखो एक होता है बुकर प्राइज, एक होता है मैन बुकर इंटरनेशनल। तो आप लोगों को इन दोनों में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, तो इन दोनों को एक जगह लिखो और फिर देखो कि बुकर किसे मिला है, इंटरनेशनल बुकर किसे मिला है, तो तब जाके आप लोगों का काम बनेगा। ये हो गया। इसके बाद देखो यहाँ साइंस में तो भैया मैं आप लोगों को बता दूं, इस बार आप ये मत समझना कि सिर्फ ये चैप्टर है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पूरा हफ्ता है, पूरा हफ्ता, दोबारा टाइम नहीं दूंगा। सिर्फ 5 पेपर हैं, सिर्फ 5 पेपर इस चैप्टर के अंदर। कितने पे? 5 पेपर हैं, मतलब करीब करीब 8 से 10 पेजेस हैं इस चैप्टर के अंदर। परमाणु की संरचना, इसी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जे थॉमसन का मॉडल, बोर का मॉडल, सारे के सारे जो मॉडल हैं वो इसी के अंदर है। और प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं यहां से कि दे देगा कि एक परमाणु भार इतना है तो आप इसमें प्रोटॉनों की संख्या बताइए।
न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और लगातार रेलवे पूछता है, इसलिए एनसीईआरटी की एक एक लाइन को आपको पढ़ना है, जो मैं मार्क करके दूंगा। इस चीज़ की आप टेंशन ना लीजिएगा, मार्क मैं करके दूंगा। देखो गिने चुने हैं, गिने चुने। अब अगर इतना भी नहीं करोगे तो फिर तो भैया हम लोगों को ही, देखो पहला पेपर ये, अगला देखो ये है, इतना सा है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। यहाँ थॉमसन का मॉडल आ गया, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस तरीके से यहाँ वितरित होते हैं, ये न्यूट्रॉन के बारे में बता दिया, यहाँ संयोजकता बैलेंसी के बारे में बता दिया। लगातार क्वेश्चंस पूछता है यहाँ से, और ये बैलेंसी दिख गई सबकी कि किसकी कितनी बैलेंसी होती है। फिर उसके बाद परमाणु संख्या, जिसे प्रोटॉनों की संख्या भी कहते हैं, देखो एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने खुद लिख रखे हैं यहाँ, और मैं लिखूंगा भी। यहाँ द्रव्यमान संख्या है, इसके बारे में पढ़ लोगे। फिर आपको पता ही होगा कि आइसोबारिक, ठीक है, समस्थानिक और संभारिक, और फिर इसके बाद ये समस्थानिक संभारिक पर चैप्टर खत्म हो गया। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये तो आपको 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर देना है। बाकी के जो 5 दिन है, पीछे के तीनों चैप्टर्स का आप रिवीजन करिए, क्योंकि मैं दोबारा आप केमिस्ट्री को टाइम नहीं दूंगा। 9th की इनके जो टेस्ट हैं वो मैं बनवा रहा हूँ, वो आपको अपलोड हो जाएंगे। आज भी एक टेस्ट अपलोड हो सकता है, पहले और दूसरे चैप्टर का शायद, इसलिए इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। तो चलिए, अब ये 9th का जो काम है वो लगभग खत्म हो गया है। इतना ही आप लोगों को करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। एक लेक्चर बचा है जूलॉजी वाला, सिर्फ एक लेक्चर है, करीब करीब 23 मिनट का या 25 मिनट का होगा। इस लेक्चर को आपको कवर करना है प्राणी विज्ञान के। इसके अंदर वही, कई बार देखो, ये मैं सच बता दूं तो ये याद नहीं होगा। इसमें पूछेगा कि कौन कौन से ये एनेलिडा ग्रुप के अंदर आते हैं, कौन पेरिफेरा ग्रुप के अंदर आता है, तो ये इतनी आसानी से याद नहीं होते हैं। लेकिन आप एक बार लिख लो और उसे बार बार पढ़ो, अगर क्वेश्चन बनना होगा तो बन जाएगा। उसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कर रखे हैं, जो आते हैं वह वहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा आपका। मैथ्स में कंपाउंड प्रोपोर्शन दे दिया है, और इस बार हमने मेंसुरेशन ले लिया है। देखिए मेंसुरेशन के बारे में ना ज़्यादा आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, बस एक ही चीज़ समझ लो आप। 2D में बच्चों को, अभी तक मैं एक बच्चे को मैं पढ़ा रहा था, मतलब वो पूछ रहा था, यूपी पुलिस का था, उस बच्चे को अभी तक ये क्लियर नहीं है कि 2D बॉडीज में वॉल्यूम नहीं होता है। 2D बॉडीज का मतलब उन्हें यही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। जैसे अब मान लो मैं आपसे कहूं कि परिमाप क्या होता है, बस एक वर्ड बोलना है, एक वर्ड बच्चे को, कि किसी भी चीज का चारों तरफ का जो ये वाली चीज है, ये उसका परिमाप या परिधि है। वृत्त के केस में ये परिधि है, अदरवाइज ये परिमाप है। इस चीज को, ये जो चीज है अंदर का नहीं, देखो ये पेपर, इससे देखो आप बहुत आसानी समझ सकते हो। जैसे ये है, इस किताब से आप तीनों चीजें निकाल सकते हो, आयतन भी निकल जाएगा। अब जैसे ये है, यहाँ क्या है, ये वाली अगर चारों चीज, यहाँ एक धागा लो, धागा, ठीक है, उस धागे को यहाँ से शुरू करो और यहाँ लाके खत्म कर दो। अगर आपने यहाँ छोड़ दिया तो वो क्या हो जाएगी, उसकी सर्कमफ्रेंस या परिमाप हो जाएगा, परिधि या परिमाप, अगर आपने यहाँ से शुरू करके यहीं, ये धागा। लेकिन ये जो इसके अंदर की चीज है, ये सारी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी, ये इसका एरिया है। ये अभी 2D बॉडी की बात चल रही है, लेकिन अगर इसके अंदर हाइट भी इंक्लूड हो गई, जैसे ये हो गई ये वाली चीज, देखो अभी तक तो सिर्फ इतना था या ये था, लेकिन जब ये हाइट भी इंक्लूड हो गई तो अब एरिया के अंदर हाइट की को अगर गुणा कर दोगे तो तुम्हें वॉल्यूम मिल जाएगा। बस इतनी ही है 2D और 3D में, और कुछ भी नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन इसी से बनते हैं। और देखो हर चीज का, किसी का भी निकाल लो, एरिया के अंदर अगर हाइट की गुणा कर दी तो वॉल्यूम मिल जाएंगे किसी का भी। देखो जैसे बेलन कैसे बनेगा, नीचे सर्कल है, उसे ऊपर को उठाया है आपने, सर्कल को ऊपर उठाया है, कितनी ऊंचाई तक, h तक, नीचे क्या है, पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, ऊपर कर दिया h, हो गया काम। समझ रहे हैं आप? इस तरीके से आप लोगों की चीजें बन जाती हैं। ठीक इसी तरीके से अगर आप पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल ले हो, मतलब जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को बता दूंगा, फिलहाल बहुत हल्का है, बस आप समझने की कोशिश करना। परिमाप के लिए दिमाग में डाल लो, किसी भी तरफ की चारों ओर की, ये बोर्ड है, इसकी ये चारों ओर जब मैं नाप दूंगा तो ये हो जाएगा परिमाप। जब मैं इसका पूरा इसके अंदर का ये वाली चीज देखूंगा तो ये हो जाएगा एरिया। और जब मैं इसका ये वाली चीज देखो ये वाली चीज का मतलब है इसके अंदर कितने पेपर हैं, ये इसका आयतन हो गया लगभग। कैसे, जैसे मान लो एक बाल्टी है, बाल्टी के अंदर कितना पानी आ सकता है वो उसका आयतन होगा। और वो कैसे निकलेगा, नीचे के एरिया से हाइट की गुणा करने तक। भाई एक बात बताओ, मेरा नीचे 1 लीटर पानी आ रहा था और मैंने 20 मीटर तक भर दिया, नीचे 1 लीटर, मैं कहता हूं कि नीचे 1 लीटर पानी था 1 मीटर में, तो 20 तक 20 लीटर पानी होगा। इस तरीके से आप समझ के जब काम करेंगे तो आपका बहुत जल्दी से काम हो जाएगा। तो ये आप लोगों का मैथ्स में है। इसके अलावा रीजनिंग में क्लॉक वाला जो चैप्टर है वो आपको कंप्लीट करना है, और बहुत ही बेहतरीन वे में
मेरे पास नोट्स भी हैं और मैं उसका लेक्चर भी आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के द्वारा आप लोगों की रीजनिंग कंप्लीट हुई है, इंडिया की बेस्ट फैकल्टी के द्वारा आपकी साइंस कंप्लीट हुई है, बहुत ही अच्छे से आप लोगों का सिलेबस चल रहा है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस वैकेंसी आने ही वाली है और उसके बाद आप लोग देखिएगा सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास होगी एग्जाम को क्रैक करने की। कंपटीशन बहुत तगड़ा रहने वाला है। यूपी पुलिस जैसे एग्जाम में 40 लाख फॉर्म फिल हो गए हैं, तो आप समझ सकते हो कि एएलपी का क्या हाल रहने वाला है। जबकि यूपी पुलिस में तो एज का क्राइटेरिया भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, फिजिकल स्टैंडर्ड भी है, उसके बावजूद 40 लाख फॉर्म जा रहा है, तो यहाँ क्या होगा आप समझ सकते हैं। रीजनिंग में क्लॉक वाला आप चैप्टर कंप्लीट करें, साथ में वेन डायग्राम। देखो वेन डायग्राम वाला हम चैप्टर कर चुके हैं, सिलोक्स के अंदर वेन डायग्राम हो जाता है, लेकिन एक बच्चे ने लिखा कि भैया वेन डायग्राम भी रह गया है, तो इसको कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी चीज देगा। अब आप उसे बना सकते हैं महिला, पुरुष, डॉक्टर, अब आप खुद ही बना लो, यहां डॉक्टर बना लो। अब कुछ पुरुष डॉक्टर भी हो सकते हैं, कुछ महिला भी डॉक्टर हो सकती हैं, तो कुछ वाला जो चीज आती है वो तुम यहां लगा दोगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ पुरुष महिला भी हो सकते हैं, कुछ महिलाएं पुरुष भी हो सकती हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो वो बहुत आसान है, आपको लेक्चर मिल जाएगा, आप उससे चीजें कर लीजिएगा, आपका काम खत्म। इसके बाद बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करते हैं, तो सेफ्टी एंड हेल्थ हमारा चल रहा है, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, इसका पार्ट 2 हम कवर करेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं इस चैप्टर के अंदर दो ही चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो फायर, ठीक है, कितने टाइप की आग होती है और बचाव किस तरीके से किया जाता है, और मतलब किस तरीके की आग को कैसे बुझाया जाता है, यही चीजें इसके अंदर हैं, इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं। फिर भी अगर आपका मन है तो मैं आप लोगों को देख के ही बता देता हूं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर बची हैं। बाकी मेरे हिसाब से तो आप लोगों का जो सिलेबस है वो इसका भी लगभग ख़त्म होने को है। आग बुझाना ये आप लोगों को पता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, आग के टाइप मैंने बता दिए हैं। अच्छा, ये भी पूछ लेता है कई बार कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन किस तरीके से दिया जाता है, और आजकल बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक वगैरह हो रहे हैं, तो आपसे पूछा जाता है सीपीआर टेक्निक के बारे में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है, सीपीआर के बारे में पूछ सकता है। तो बस यही चीज़ें हैं इसके अंदर, इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछना है कि। और हाँ, एक बार इंफॉर्मेशन सिंबल भी पूछ सकता है आपसे, तो उस चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है। नशे की आदत और ये सब किस तरीके से बाधा बनती हैं और ये सारी चीज़ें आपसे पूछ लेता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। एएलपी में भी वही है कि भाई जब आप किसी काम पे जा रहे हो तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका समस्या या दुर्घटना का कारण हो सकती हैं। दुर्घटना क्यों डाला गया है, इसलिए डाला गया है आपके सिलेबस में कि दुर्घटनाएं हो रही हैं, रेल के अंदर दुर्घटना होती हैं, तो वो क्यों हो रही हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, तो उन रीज़न को आप पढ़ के जाएं तो थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छा सुनो, ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फिर से, प्लीज़ 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 आप बता दीजिए कि सारी चीज़ें इसी पे डालते रहें, क्योंकि कंटेंट लगा लो आप 100 GB डेटा सिर्फ इंगेजमेंट का है, और अभी इतने चीज़ें होनी है कि मेहंदी, हल्दी, प्री वेडिंग, दुनिया भर की चीज़ें होंगी, तो उसका जो कंटेंट है वो अगर इस चैनल पर डलेगा तो बहुत दिक्कत होगी। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो वो वाला चैनल है दूसरा वाला ब्लॉगिंग वाला, उसी पे सारी चीज़ें कर दें। तो आप प्लीज़ ये नाम जरूर से जरूर सजेस्ट कर दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। और भगवान की असीम कृपा है कि भैया हम लोगों का ये एक न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ शुरू हो रहा है, तो प्लीज़ इसमें से नाम, और मैं वोटिंग कराऊंगा, आप वोट जरूर कर दीजिएगा। तो ये रहा आप लोगों का पूरा इंगेजमेंट का सीन, और 23 हमारा टारगेट खत्म। 25 टारगेट बोला था, 25 में हम 28 भी कर लेंगे, लेकिन आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कराना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। आप सभी लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से धन्यवाद। और लो मेरी मेहंदी भी देख लो, देख ली, चलो।